1 जनवरी 2025 की बात है। एक ट्रेन में दो लड़के और लड़की सफर करते रहते हैं। एक सीट पे लड़की होती है, जस्ट सामने में एक लड़का बैठा होता है। जो लड़की होती है उसका नाम होता है अर्चना तिवारी और जो लड़का होता है उसका नाम होता है सराज। लड़का लड़की को एकटक देखते रहता है। अर्चना तिवारी जो है वो भी देखती है, लेकिन वो नजर इधर उधर बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर तक वो लड़का उसी को देखते रहता है। तो फिर अर्चना बोलती है कि क्या तुमको मेरे खाने का चीज चाहिए? तो फिर लड़का बोलता है नहीं। फिर दोस्ती हो जाता है। दोस्ती के बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जो अर्चना तिवारी होती है वो 7 अगस्त को अपने हॉस्टल से निकल के अपने घर इंदौर जाना चाहती थी, इसलिए क्योंकि रक्षाबंधन का दिन आने वाला था। तो वो छुट्टी लेकर रक्षाबंधन मनाने अपने घर जा रही थी, लेकिन वो नर्मदा एक्सप्रेस से इस तरीके से गायब हो जाती है मानो उसकी कुछ भी अता पता नहीं चलता है। तो आइए इस घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम हेमंत है और आइए मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना से रूबरू कराते हैं जहां एक 29 वर्षीय लड़की जिसका नाम अर्चना तिवारी होता है और वो सिविल जज बनने के लिए कड़ी मेहनत करती है, वो लड़की आखिर ट्रेन से कैसे गायब हो जाती है और वो कहाँ और किस हालत में होती है। तो आइए इस घटना को डिटेल में जानते हैं। तो बात है 7 अगस्त 2025 की, जब वो अपनी हॉस्टल से छुट्टी लेकर वो रेलवे स्टेशन पहुंचती है और रेलवे स्टेशन में अपना जो ट्रेन है नर्मदा एक्सप्रेस उसका वेट करती है प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे जैसे ही नर्मदा एक्सप्रेस आती है रुकती है, वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। बैठने के बाद वो वहां से रवाना हो जाती है। रवाना होने के बाद वो क्या होता है कि रात को 10:15 पे अपने मम्मी को कॉल करती है अर्चना तिवारी और बढ़िया वैसे बातचीत चलता है कि सुबह आप जब मेरी ट्रेन कटनी रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो भाई को भेज देना लेने। अब इतना होने के बाद मोबाइल बंद हो जाता है। अब सुबह का टाइम हो जाता है। जो उसका भाई होता है वो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आने से पहले ही वो पहुंच जाता है। उसको पता था कि नर्मदा एक्सप्रेस से आ रही है और P3 सीट पर है। तो इस तरीके से सारे यात्री जो है वो प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, लेकिन उसकी बहन नहीं उतरती। तो वो अंदर जाके देखता है, लेकिन वो अंदर अर्चना तिवारी नहीं रहती है। फिर उसके बाद ट्रेन का सायरन बजता है और वो ट्रेन वहां से निकल जाती है। निकलने के बाद जो उसका भाई होता है वो अपने मम्मी को कॉल करता है। कॉल करने के बाद बोलता है कि मम्मी मैं रेलवे स्टेशन पर ही हूँ, लेकिन रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन पे रुकी, लेकिन बहन नहीं उतरी और ट्रेन चला गया। अब मम्मी जो थी वो घबरा जाती है और घबराने के बाद अपने भाई को कॉल करती है, क्योंकि जस्ट जो ट्रेन आगे गई है नर्मदा एक्सप्रेस वो आगे वाले स्टेशन पे रुकने वाली, जहाँ पे उसकी भाई रहती थी, मतलब अर्चना तिवारी की मामा। फिर वहां अपने भाई को कॉल करके बताती है कि इस तरीके से हुआ है, अर्चना नहीं उतरी है, तुम आगे वाले स्टेशन पे जाके देख लो और क्या पता वो वहां मिल जाए। अब क्या है, भाई सुनता है, फिर उसके बाद चला जाता है। फिर जैसी रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन पे रुकती है, सभी यात्री रुक जाते हैं और रुकने के बाद उतर जाते हैं। फिर उसके बाद जो है उसका मामा वो देखता है कि अर्चना यहाँ भी नहीं उतरी है। फिर वो उसके सीट नंबर पता होता है, बताया गया होता है, तो सीट नंबर पे जाता है और देखता है तो अर्चना नहीं होती है। उसके बाद उसके कुछ सामान वगैरह होते हैं जिसको वो निकाल के ले आता है बाहर। फिर ट्रेन जो है वो छूट जाती है। अब जो मामा था वो उसका बैग लेके वो इन अर्चना तिवारी के घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद सारा चीज देखा जाता है तो पता चलता है कि उसकी सारी चीजें इसमें हैं, लेकिन लड़की गायब हुई तो हुई कहाँ, क्योंकि इतनी होनहार जो कि ऑलरेडी एक क्या है वकील है और सिविल जज की तैयारी कर इतनी सफर कर चुकी है, वो लड़की आखिर कैसे गायब हो सकती है। फिर जो मम्मी पापा होते हैं, भाई मामा सब मिलके पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन में उसका एक केस दर्ज कराया जाता है कि रेलवे स्टेशन पे मतलब वो नर्मदापुरम एक्सप्रेस गाड़ी में चढ़ती है और चढ़ने के बाद वो अपने स्टेशन तक नहीं आती है और इसी बीच वो गायब हो जाती। अब पुलिस जो है सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालना स्टार्ट करती है। खंगालने के बाद क्या होता है, कुछ में भी पता नहीं चलता है कि आखिर जो अर्चना तिवारी है, न ही उसने ट्रेन से उतरा, न ही उसने कुछ किया, लेकिन वो गई तो गई कहाँ। उसका लास्ट लोकेशन जो बता रहा था वो ब्रिज पे दिखाया था, तो लगा कि ब्रिज में तो नहीं गिर गई है बोल के उस वहां गोताखोर भी लगाया जाता है। लेकिन गोताखोर लगाने के बाद भी कुछ अता पता नहीं चलता। पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं था और इधर केस इतनी सनसनी की तरह फैल रहा था
कि पूछो ही मत। अब जो था कि जो अर्चना तिवारी होती है उसका कॉल डिटेल निकाला जाता है, CTR निकाला जाता है कि हालांकि किसके किसके कांटेक्ट में थी और किस किस ने बात की थी। तो पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लगता है, क्योंकि उसका बात ओनली उसके मम्मी से हुआ था, उसके बाद और नहीं। फिर उसका कॉल डिटेल और इतने तेजी से छानबीन की जाती है, तब उसमें से एक नाम उभर के आता है जिसका नाम होता है लड़के का सारांश, जिसका चैट वगैरह भी मिलता है। और अधिकतर वो घंटों घंटों बात किया करते थे और वो कॉल पे नहीं बात करते थे, क्योंकि कॉल पे अगर बात करते तो CTR में जल्दी पकड़ा जाता है, लेकिन वो व्हाट्सएप के जरिए से कॉल पे और चैट पे बात किया करते थे। तो इस कारण पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। अब पुलिस के हाथ एक सुराग लग गया था सारांश का। सारांश को जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं पुलिस उसके पास उसको हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद सारांश से जब पूछताछ होती है तो वो बोलता है, पहले तो घुमाने लगता है, तो फिर पुलिस जो है कड़ाई से पूछताछ करता है। तो पूछताछ करने के बाद फिर बताया जाता है कि अर्चना को कुछ नहीं हुआ है, वो नेपाल के काठमांडू में है। ये कौन बताता है? सारांश बताता है। फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि उसको बहला फुसला के तुम इंडिया लेके आओ या फिर बुलाओ। फिर वो सारांश होता है, वो क्या बोलता है अर्चना तिवारी को कि तुम वापस आ जाओ। अब अर्चना तिवारी जैसे वो लखनऊ पहुंचती है तो उसको धर दबोच लिया जाता है पुलिस के द्वारा, और फिर उसके बाद उसको अच्छे से बैठा के पूछा जाता है कि आखिर तुम ट्रेन में थी लेकिन वहां से गायब कैसे हो गई। तो फिर बताती है अर्चना तिवारी की किस तरीके से वो इस काम को अंजाम दी थी। जो अर्चना तिवारी थी वो आगे की पढ़ाई को जारी रखना चाहती थी और सिविल जज के सपने को पूरा करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले जो थे वो क्या करते थे, उसको शादी के लिए फोर्स करते थे और एक लड़का अच्छा था जिसके साथ उसकी शादी फिक्स कर दिए थे। लेकिन अर्चना को शादी नहीं करना था, इस वजह से उसने इस मामला को अंजाम दिया कि वो उसने सोचा कि मैं ट्रेन से सफर करूंगी और सफर करने के बाद बीच में अचानक से गायब हो जाऊंगी तो लगेगा घर वालों को कि लड़की कहीं चली गई है, फिर मर मुरा गई है, ऐसा उसके घर वाले सोचेंगे बोल के फिर वो वापस से आके अपनी जिंदगी को बढ़िया वैसे जिएगी जब कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो। इस वजह से उसने ऐसा किया था। जब वो अर्चना तिवारी से पूछा जाता है कि क्या सारांश आपका कोई लगता है, तो बोलती है कि वो मेरा दोस्त है। तो आखिर गाड़ी से कैसे आप गायब हुए? तो फिर वहां से एक खेल स्टार्ट होता है। देखो, सारांश और उसका एक और दोस्त होता है और अर्चना तिवारी तीनों प्लानिंग किए रहते हैं कि जिस स्टेशन पे CCTV कैमरा नहीं लगा होता है वहां क्या करती है अर्चना, वहां से उतर जाती है। उतरने के बाद वो सारांश की गाड़ी पे जाके बैठ जाती है और बैठने के बाद फिर क्या करती है, वो जगह चेंज करते करते वो धीरे धीरे करते करते वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर लेती है और वहां जाके काठमांडू में रहने लगती है। फिर पुलिस जो है उसके मामले में छानबीन करते हुए CTR के जरिए से उसको उसके दोस्त तक सारांश तक पहुंचा जाता है और पहुंचने के बाद फिर वहां से जो पता चलता है उसके बाद अर्चना तिवारी वापस आ जाती। अब अर्चना तिवारी जो है वो बढ़िया वैसे अपने घर पहुंच चुकी है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आगे पता चलेगा। और इसमें हालांकि केस दर्ज नहीं हुआ है क्योंकि लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। लड़की खुद अपने आप को छुपाना चाहती थी ताकि उसके घर वाले उसे शादी के लिए फोर्स ना कर सके। इस वजह से लड़की ने ऐसा कदम लगाया था और लड़की बालिक है और लड़का भी बालिक है, तो इस वजह से केस दर्ज नहीं हुआ है। और जो लड़का है सारांश, वो सच में अर्चना तिवारी का कुछ लगता है कि नहीं, इसकी तो पुष्टि अर्चना तिवारी ने नहीं किया है। तो फिलहाल यहीं तक का हमें जानकारी है, तो हम आपको जानकारी को ट्रांसफर कर दिए। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद आपके दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको एजुकेट और सतर्क करना है ताकि आज की दुनिया में ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी अर्चना तिवारी के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप वो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी खुद खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखिए और ऐसी घटनाओं से सतर्क और सावधान रहिए जी।